नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। नए बिल पर इस वक्त संग्राम है, रण है, सियासत या शुद्धिकरण है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ये सवाल तब खड़े होने लगे जब विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 नए विधेयक पेश किए। दावा किया कि तीनों विधेयकों का जो मकसद है वो राजनीति को अपराधीकरण से मुक्त करना है। इस बिल में प्रावधान किया गया है कि गंभीर आपराधिक आरोपों के सिलसिले में लगातार 30 दिन तक जेल में रहने पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री या कोई मुख्यमंत्री या फिर राज्य के मंत्री को भी उसके पद से हटा दिया जाएगा। 5 साल की सजा वाले केस में गिरफ्तार हुए तो पद छोड़ना होगा। लेकिन इस बिल के लोकसभा में पेश होते ही जबरदस्त हंगामा हुआ। जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह ने बिल को पेश किया, विपक्ष के सांसदों ने बिल की कॉपी फाड़कर उनकी ओर ही फेंकना शुरू कर दिया। हालांकि विपक्ष के हंगामे के बीच बिल को जेपीसी में भेज दिया गया, लेकिन इस बिल पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा कि बिल संविधान के खिलाफ है। वहीं बीजेपी ने पूछा कि क्या विपक्ष भ्रष्टाचारियों के साथ होने का दावा कर रहा है या साथ है। हालांकि सियासी इस रस्साकसी के बीच में कई सवाल हैं। तीनों नए बिल से विपक्ष को आखिर वाकई दिक्कत है तो वो दिक्कत क्या है? विपक्ष बिल को संविधान विरोधी आखिर किस आधार पर बता रहा? इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ, लेकिन उसके पहले विस्तृत रिपोर्ट देखें। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का लोकसभा में हंगामा जोरदार हुआ। 130वां संविधान संशोधन बिल पेश होते ही जबरदस्त बवाल हुआ। नारेबाजी, हंगामा और विपक्ष के बवाल के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने 3 अहम विधेयक लोकसभा में पेश किए। गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज संशोधन बिल 2025, 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025 को अमित शाह ने सदन में रखा। इन तीनों विधेयकों का मकसद राजनीति को अपराधीकरण से मुक्त करना है। इन विधेयकों में गंभीर आपराधिक आरोपों के सिलसिले में लगातार 30 दिन तक जेल में रहने पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मंत्री को पद से हटाने का प्रावधान है। नए बिल की खासियत है कि 5 साल की सजा वाले केस में गिरफ्तारी हुई तो पद छोड़ना होगा, 30 दिनों तक हिरासत तो इस्तीफा देना होगा, पद नहीं छोड़ा तो 31वें दिन हटा माना जाएगा। लेकिन लोकसभा में बिल पेश होते ही विपक्ष ने हल्ला बोल दिया। बिल की कॉपी फाड़कर विपक्षी सांसदों ने अमित शाह की ओर फेंक दी। तीनों विधेयकों का खुलकर विरोध किया, सरकार के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया। अध्यक्ष महोदय, भारत का संविधान का जो मूलभूत ढांचा है वो ये कहता है कि कानून का राज होना चाहिए। देयर शुड बी रूल ऑफ लॉ, और उस रूल ऑफ लॉ, कानून के राज की बुनियाद है कि आप बेगुनाह हैं जब तक आपका गुनाह साबित नहीं किया जाता। यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। दिस बिल stands that fundamental maxim of jurisprudence on its head. It makes an investigating officer the boss of the Prime Minister of India. रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं, मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया, और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? 3 नए बिल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तलवारें खिंच गई हैं। राजनीति के शुद्धिकरण के दावे पर सियासत गर्मा गई है। सदन में विपक्ष ने सरकार पर आरोपों के तीखे बाण चलाने शुरू कर दिए। सरकार पर मनमानी करने के आरोप मढ़ने लगे, जिसके बाद तीनों बिलों को जेपीसी में भेजने का फैसला हुआ। लेकिन इसके बावजूद सियासी घमासान नहीं थमा। देखिए, बिल गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, मौलिक अधिकारों का हनन है, न्याय के सिद्धांत के विरोध में है। संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो संघ राज्यों के संबंध और जो संतुलन है, उन सब चीजों को बिगाड़ने वाला ये बिल है। इसीलिए इस बिल का पुरजोर विरोध पूरे विपक्ष ने किया। मैं इस बात को पूछ रहा हूँ, इस बिल की जरूरत क्या है? ये भी संसदीय प्रक्रिया है, ये भी कानूनी प्रक्रिया है कि बिल ड्राफ्ट होने से पहले हितधारकों से बात की जाती है। सरकार बताए किससे बात की है? सवाल ये खड़ा होता है
कि विपक्ष विरोध किस बात का कर रहा है? नैतिकता का और भ्रष्टाचार। आखिरकार क्या भारतीय राजनीति में अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की बात और उसके बाद कानून बनाने की बात करते हैं तो विपक्ष इसका विरोध क्यों करता है? आज लड़ाई साफ है। कौन भ्रष्टाचारियों के और भ्रष्टाचार के साथ खड़ा है वो विपक्ष है, और कौन भ्रष्टाचार मुक्त पॉलिटिकल सिस्टम को करना चाहता है वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए खड़ी है। 3 नए बिल को लेकर सियासी बवाल मचा है। विपक्ष विरोध के बिगुल बजा रहा है, लेकिन सियासत के बीच सवाल है कि तीनों बिल के विरोध की वजह क्या है। क्या वाकई बिल के बहाने सियासत हो रही है या राजनीति के शुद्धिकरण से विपक्ष को दिक्कत है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। बहरहाल सवाल बहुत सारे हैं कि बिल पर बवाल इस कदर क्यों मच गया। जब बिल आया तो बिल किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, किसी पार्टी के सांसद या मंत्री के खिलाफ नहीं है। कोई भी पार्टी सत्ता में होगी, कोई भी पार्टी का जुड़ा हुआ व्यक्ति सत्ता में होगा, अगर उसके खिलाफ इस तरीके के गंभीर आपराधिक कृत्य का आरोप होगा, जेल जाएगा, तो फिर उसके खिलाफ ये एक्शन हो सकता है। लेकिन बवाल लंबा था। कहा गया कि नहीं, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, लोकतंत्र को एक तरीके से दबाया जा रहा है। अमित शाह पर व्यक्तिगत टिप्पणी भी सदन के अंदर की गई। अमित शाह ने बाकायदा उसका जवाब दिया कि जब उन पर आरोप लगे थे तो उन्होंने आरोप के बाद ही क्या किया था, कैसे संवैधानिक पद छोड़ा था, लेकिन विपक्ष ने इसको भी खारिज कर दिया। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। आकाश यादव हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ, और साथ में हमारे साथ मनीष पांडे जी भी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। बहुत स्वागत है मनीष जी आपका भी। हमारे साथ प्रोफेसर कन्हैया त्रिपाठी शायद जुड़ चुके हैं। जी, कन्हैया जी भी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता से हम शुरुआत करते हैं। सर, जिस तरीके का हंगामा हुआ, वहां सत्ता पक्ष पूछ रहा है कि हम किसी के खिलाफ नहीं लाए हैं, अगर हमारी पार्टी का भी कोई व्यक्ति होगा तो उसके भी खिलाफ ऐसा ही एक्शन होगा, फिर इस बिल पर इतना बवाल क्यों है? देखिए, मोदी शाह की ये तानाशाही सरकार इस देश के लोकतंत्र को और संघीय ढांचे को और इस देश के संवैधानिक बेसिक स्ट्रक्चर को कभी नहीं मानती, संविधान को नहीं मानती। नैतिकता की आड़ लेके इस तरीके का एक षड्यंत्र मोदी शाह फिर से इस देश में करने वाले हैं और लोकतंत्र की हत्या करने का एक नया रास्ता ये लोग ने ढूंढा है। जी। इस तरीके से ड्रैकोनियन लॉ का ईडी, सीबीआई, पीएमएलए का इन्होंने दुरुपयोग किया, और ये जो नैतिकता की बात करते हैं कि हम हमारे लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर करोड़ों रुपए के आरोप लगे? अशोक चौहान जी पे करोड़ों रुपए के आरोप लगे? जो वॉशिंग मशीन में डालने का ये लोग उन्होंने एक भ्रष्टाचारियों को धूल के एक नया ये बनाया था, उसका ये नया रूप लेके आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि आदरणीय राहुल गांधी ने इस देश के अंदर चुनाव आयोग के माध्यम से किस तरीके से इन्होंने वोट की चोरी की और गलत तरीके से, असंवैधानिक तरीके से सत्ता पे आके बैठे हैं, उसको डर के मारे आने वाले समय में ये चोरी नहीं होगी, क्योंकि जनता ये जान चुकी है। तो अलग अलग राज्यों में उनकी बनेंगी। देखिए, न्याय व्यवस्था क्या कहती है? न्याय व्यवस्था ये कहती है जब तक कोई गुनहगार दोषारोप सिद्ध नहीं होता, वो गुनहगार नहीं होता। तो आप किस आधार पे 30 दिन के ऊपर आप राजीनामा या रिजिग्नेशन इनसे लेंगे? जब तक वो गुनहगार नहीं साबित होता, इसका मतलब क्या है? आप 30 दिन के अंदर उनका रिजिग्नेशन नहीं देता है तो ऑटोमेटिक वो खत्म हो जाएगा। मतलब आप एक डर बताएंगे आने वाले मुख्यमंत्री को या मंत्री को, और इसी डर का फायदा लेके आप अपने भ्रष्टाचार के जो नया वॉशिंग मशीन, जो बड़ा वॉशिंग मशीन बनेगा, उसके अंदर आप डाल के इसको ये करेंगे। अब दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो इन्होंने 130 अमेंडमेंट तो ये किया, लेकिन उसके साथ जो संशोधन बिल 2025 जो जम्मू कश्मीर एवं केंद्र शासित प्रदेश के ऊपर आया है, मैं उसके ऊपर बताना चाहूंगा सर आपको। देखिए, आज पहले से ही इन्होंने केंद्र शासित प्रदेशों का, खास कर करके जम्मू कश्मीर का जो 370 हटा के इनके तो अधिकार, लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए। दूसरी बात, इन्होंने अभी तक ये केंद्र के हाथ में केंद्र पुरस्कृत पूरी तरीके से लेना प्रशासनिक। कन्हैया त्रिपाठी जी, जरा आप फोन अगर रख देंगे तो सर हम लोग का संवाद पूरा हो पाएगा। शायद किसी फोन पर आप चले गए हैं। जी, पूरा करिए अपनी बात पूरी। हाँ, दूसरी बात पर ये जो बिल लेके आया है, ये कहीं ना कहीं केंद्र शासित जो जनप्रतिनिधि, जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, लोगों के माध्यम से चुने हुए लोग, उनका अधिकार
ये जम्मू कश्मीर और वहां के लोगों का हक छीनने की बात है और पूरा केंद्र के हाथ में सत्ता लेने चाहते हैं और अपने केंद्र के जो ये है अधिकार है और जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके माध्यम से ये इसको चलाना चाहते हैं। मतलब जनता का वहां कोई अधिकार बचेगा नहीं ये कानून आएगा तो। तीसरी बात, जो ऑनलाइन गेमिंग पे ये लेके आए हैं कानून, ऑनलाइन गेमिंग पे कानून कांग्रेस भी मानती है कि एक मेनू ये आना चाहिए, लेकिन फिर से यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि ऑनलाइन गेमिंग ये विषय संविधान के अंदर स्टेट लॉज के अंदर आता है। तो स्टेट लॉज के अंदर जब आता है तो आपको अगर फ्रेमवर्क बना रहा है गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्पीड, देखिए बहुत मजे की बात, इसके ऊपर अभी तक कोई कानून बना नहीं है या कोई स्ट्रक्चर बना नहीं है। एक बिमल रॉय बोल के इन्हीं के सेक्रेटरी थे, वो कुछ लेके आए थे, इसके ऊपर तो इम्प्लीमेंट किया नहीं। लेकिन जो नए उद्योजक है, जो आज टेक्नोक्रेट बच्चे हैं, एक बहुत बड़ा रोजगार मिलता है इस सेक्टर से, वो सेक्टर को गेम ऑफ चांस के नाम पे आप पूरी तरह बंद कर दे रहे हैं। 3.7 बिलियन डॉलर की ये इकोनॉमी है। आज ऑफशोर के माध्यम से 1 लाख करोड़ का रिवेन्यू क्रिकेट बैटिंग। ठीक बात है, ठीक बात है। आपने तीनों बिल पर अपनी बात रख दी है और सबसे बड़ी बात आपने कही कि आपने ये भी कह दिया कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 की जो बात है कि आपने एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म कर दिया। हालांकि जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं, बाकी वहां के जो लोग हैं उन लोगों का नजरिया बदलने लगा है, लेकिन कांग्रेस अभी भी 370 को लेकर अपना नजरिया स्पष्ट रख रही है। बहरहाल बीजेपी इसका जवाब देगी। मनीष पांडे, आवाज सुन रहे हैं आप? मेरा सवाल सीधा है, जो आप बिल लेकर आए हैं उस बिल को लोकतांत्रिक तरीके से आपने पेश किया, वो अलग बात है कि अब ये जेपीसी में चला गया और जेपीसी में सिर्फ सत्ता पक्ष के लोग नहीं बैठे होते हैं, वहां पे और भी मेंबर होते हैं, वो विपक्ष के भी होंगे। अब वहां पर तय होगा कि इसका रूपरेखा जो तैयार किया गया है वो सही है नहीं है, लोकतंत्र रहेगा नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता को आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये जो आप बिल लेकर आए इसकी कोई जरूरत नहीं थी, ये सिर्फ डराने धमकाने के लिए, आप दबाव बनाकर ये करना चाहते हैं, ये कहकर ये तो सबके लिए है। देखिए, मैं आपको और आपके दर्शकों को एक बात तो बड़ा स्पष्ट बता दूं कि पिछले 11 वर्षों में एनडीए की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही है, उसने आज तक जितने भी बिल लाए हैं, आज भारत जहां भी खड़ा है दुनिया की नजरों में, भारत के वोटरों के, भारत की जनता के नजरों में, कोई भी काम हुआ है कांग्रेस ने किसका समर्थन किया, कोई एक विषय मुझे तो याद नहीं आता कि कांग्रेस ने समर्थन किया हो। 3 काले नोटबंदी क्यों वापस लिए भाई आपने? अब आप ही बोल लो भाई साहब, मैं चुप रहता हूं। जब आप संतुष्ट हो जाएंगे तो मैं बोलूंगा, क्या दिक्कत है उसमें? इसके ऊपर जवाब दीजिए। 3 काले कानून जो कृषि के ऊपर लाए थे, भाई किसको पूछ के लाए थे आप और क्यों वापस लेना पड़ा आपको? अरे भाई साहब, वो प्रधान, मैं क्यों बोलूं? प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कैसे बिल लाना, ये गलत बात है। प्रधानमंत्री जी ने वो सारे पूछिए, जनता के माध्यम से बिल लाइए, जनता के रिप्रेजेंटेटिव 1 to 1 तो भाई साहब मैं कर नहीं सकता। आप इतना धारा प्रवाह बोल रहे थे, आपने कह दिया। बोलिए मनीष भाई, बोलिए, कंटिन्यू करिए। ठीक है, उन्होंने पूछ लिया कृषि कानूनों का मुद्दा, आपने कहा कि इसके पहले ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने उदाहरण दे दिया। लेकिन आज वाले बिल पर आ जाइए, वो कह रहे हैं कि ये बिल डराने वाला है। वो अलग बात है, जेपीसी में चला गया, लेकिन ये डराने वाला है। आप डरा रहे हैं लोगों को ये कहकर कि हमारे ऊपर भी लागू होगा। इन्होंने कहा अभी कि आर्टिकल 370 हटाकर जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो लोकतंत्र की हत्या की गई है। तो ये भी तो हम लोगों ने अभी सुना इनके मुंह से। मैंने इसीलिए कहा कि आज तक कोई एक ऐसा बिल, कोई ऐसा काम, हालांकि का अधिकार जो जनता का अधिकार है उसका हनन कर रहे हैं, ये इससे साबित होता है ये कानून से। भाई साहब, हम जो भी कर रहे हैं, जनता हमको तीसरी बार चुनकर भेजी है। पता नहीं मेरे काम जो बुरे हैं, जनता जान चुकी है, जनता जान चुकी है किस तरीके से वो। अरे भैया ठीक है, आप 99 पे खुश रहते हो, जाग चुकी है तभी तो कह रहे हैं 3 बार चुनकर भेजा है। हाँ, मैं बार वोट चोरी करके सुन लेते हैं ना। अभी कह रहे हैं जाग चुकी है, अभी कह रहे हैं वोट चोरी। अरे एक स्टैंड पर आकर ही भाई आप लोग दोनों लोग को बोल रहा हूं, या तो जाग चुकी है या चोरी है। नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है आकाश भाई, एक बार सुन लेते हैं, मनीष जी को एक बार सुन लेते हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं। उनका ये कहना है कि जनता उनको 3 बार चुनकर भेज चुकी है, वो खुश हैं। अब आप कह रहे हैं जाग चुकी है, तो आप खुश हो जाइए, बिल पर आइए, दोनों लोग बिल पर आइए। तीनों जो बिल है, वही बात बिल पर कौन किसको डरा रहा है? कामों से जनता देश की इतनी खुश है कि मुझे तीसरी बार गद्दी पर बिठाया है। देखिए, एक बात मैं बताऊं, संविधान हमारे निर्माताओं ने कभी सोचा नहीं था कि इस देश को जुवेनाइल एक्ट लाने की कभी जरूरत पड़ेगी, लेकिन लाना पड़ा।
कई ऐसी चीजें हैं जो संविधान निर्माताओं ने नहीं सोचा था, तो आज वो करना पड़ रहा है। अब ये जो 130वां संविधान संशोधन है या अभी जो 3 बिलों की बात हो रही है, यह मुझे नहीं समझ में आता कि किस प्रकार से कांग्रेस को इसमें आपत्ति है किसी भी प्रकार से। भाई एक बात मैं बताऊं, हम लोगों ने दिल्ली में देखा ना क्या हुआ था। मुख्यमंत्री थे और जेल से मुख्य मंत्रालय चल रहा था और कोर्ट ने कहा कि आप एक भी सरकारी फाइल पे साइन नहीं कर सकते। अब भाई इसमें तो जनता का विकास अवरुद्ध होता है ना, क्योंकि संविधान कुछ था ही नहीं उसके लिए। तो वो अपने बने हुए थे अपनी कुर्सी पर और जनता का हरासमेंट हो रहा था, जनता के विकास के कार्य फाइलें रुकी पड़ी थी। तो भाई अगर आवश्यक है इस प्रकार का तो कांग्रेस को तो समर्थन करना चाहिए। अच्छा है 11 वर्षों से भाजपा सरकार में रही। लेकिन मनीष भाई आपकी सारी बातों से शायद मैं सहमत हो सकता हूं, लेकिन एक बात से मैं सहमत नहीं हूं। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को इस पर आपत्ति है। भाई कांग्रेस को नहीं, पूरे विपक्ष को आपत्ति है। और आपने जो उदाहरण दिया केजरीवाल का, तो आपसे भी सवाल पूछा गया। वो अलग बात है कि सदन के अंदर बहुत ही मजबूती के साथ अमित शाह ने कहा कि हां मुझ पर कुछ आरोप कभी लगे थे गुजरात में, तो मैंने संवैधानिक पद छोड़ा था। उन्होंने अपनी बात रखी, बहुत अच्छी बात रखी। लेकिन अब विपक्ष या आप कांग्रेस को लिहाज से ही सोच रहे हैं, तो उनका यह कहना है कि भाई आप जो बिल लेकर आए इसकी मौजूदा दौर में अचानक से जरूरत क्या थी। मैं जरा इसको समझना चाहता हूं। प्रोफेसर विनम्र सेन, मेरी आवाज आप तक जा रही है? हाँ मनीष भाई कुछ कह रहे हैं आप? हाँ जी। ये अचानक से जरूरत क्यों पड़ी है, कोई सवाल होता है क्या? देश के विकास के लिए अब अभी जीएसटी पर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी, तो अभी कोई चुनाव था क्या? काहे को जीएसटी को सस्ता करना भाई? कोई चुनाव तो था नहीं। पूरे देश को बर्बाद और लूटने के बाद ठीक है। अब जरा दोनों पॉलिटिकल मेहमान शांत हैं। हाँ ठीक है। विनम्र सेन आपसे मैं समझना चाहूंगा कि राजनीति में बीजेपी सत्ता में बैठी अपने घटक दलों के साथ, विपक्ष की अपनी बात है, दोनों के बीच में जो रस्साकसी है, क्या इस बिल को लेकर कोई और संदेह पैदा होता है एक राजनीतिक विश्लेषक के मन में, एक ऐसे व्यक्ति के मन में जो कि राजनीति को तो समझता है लेकिन राजनीति के अंदर उठाए कदम को और ज्यादा समझता है, लेकिन बताना न बताना जरूरी है कि नहीं, ये उस समय का इंतजार करता है। इस बिल का क्या मतलब है इस समय पर? और अब जब जेपीसी के पास चला गया तो विपक्ष को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, या वाकई डराने वाला बिल है, धमकाने वाला बिल है? देखिए मैं समझता हूं कि इस बिल को एकदम एक सामान्य संशोधन के रूप में, संविधान संशोधन के रूप में देखा जाना चाहिए। समय समय पर जब भी आवश्यकता पड़ी है तो देश की सरकारों ने, जो उस समय राजनीतिक दल सत्ता पर रहा है, उसने संविधान में आवश्यकता अनुसार संशोधन किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी पहले भी कई संशोधन कर चुकी है। इस बार ये 130वां संशोधन कर रही है और ये संशोधन तो जनता के हित में कर रही है, नेताओं के खिलाफ कर रही है। उस नेताओं में वह स्वयं भी हो सकते हैं, उनके पार्टी के लोग भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो सकते हैं, उनके पार्टी के मुख्यमंत्री भी भ्रष्टाचार में लिप्त होने की संभावना हो सकती है। ये तो कोई कहीं लिखा नहीं है उसमें कि नहीं, लेकिन आकाश जी का डर भी तो आप समझिए। आकाश जी ने कहा ना कि उनके पास भगवा वॉशिंग पाउडर वाली मशीन भी तो है ना, वो मशीन बाकी लोगों के पास नहीं है। आप हेमंत विश्व शर्मा पे क्या कार्रवाई कर रहे हैं? या तो आकाश जी ये मान रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी अस्थायी रूप से देश की राजनीति पर कब्जा कर चुकी है, अस्थायी रूप से प्रधानमंत्री रहेंगे नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री बनने वाले नहीं है। अगर ऐसा नहीं मानी है तो भारतीय कांग्रेस पार्टी की भी सरकार आएगी, तब भी ये कानून रहेगा। ये कानून ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस पार्टी आएगी तब ये कानून साहब लागू नहीं होगा, तब ये 130वां संशोधन देश पर लागू नहीं रहेगा। केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब तक ये 130वां संशोधन, ऐसा तो कहीं नियमावली में है नहीं। तो इसका तो स्वागत करना चाहिए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर एक पहल कर रही है सरकार, तो कांग्रेस इसमें कहां से, कांग्रेस के लिए कहां से ये खतरा दिखाई पड़ रहा है? 30 दिन अगर कोई मुख्यमंत्री, 30 दिन अगर कोई नेता जेल में रहता है और उसको कहा जाता है इस संवैधानिक संशोधन के अनुसार कि उसको इस्तीफा देना चाहिए, तो मैं ये नहीं समझ पा रहा कि इसमें कौन सा ऐसा नहीं, एक दो अपवाद छोड़ दीजिए अगर आप, तो अमूमन लोग ऐसा करते ही है कि जेल जाने के बाद इस्तीफा दे देते हैं या नया अपना कोई बहुत विश्वास पात्र मुख्यमंत्री बना देते हैं, या इस तरह का कोई बहुत करीबी परिवार का बना ही देते हैं उस पद पर, अपने स्थान पर उसको कर देते हैं। ये तो उसको केवल एक संवैधानिक और नैतिक दर्जा दिया जा रहा है। इसमें कौन सी ऐसी बहुत बड़ी बात हो गई जिस पर कांग्रेस को या पूरे विपक्ष को तिलमिलाहट हो रही है? बताइए कन्हैया जी,
आप भी मानते हैं कि एक सामान्य और जो सामान्य संशोधन की प्रक्रिया है उस पर असामान्य विरोध हो रहा है, इसका कोई लीगल ग्राउंड भी है क्या? बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। और जो भी है संशोधन वो समय समय पर होता रहता है और इसमें किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं सोचनी चाहिए। देश हित में क्या है इसको हमें सोचना चाहिए। दूसरी बात जो मान लीजिए कि मैं विनम्र जी ने बहुत अच्छी बात कही कि ये केवल एक सरकार के साथ ये संशोधन नहीं रहने वाला है, ये तो निरंतर चलेगा। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि इसमें जो मानवाधिकारों का हनन है, वो मानवाधिकारों के हनन को अगर आप दूसरे तरीके से देखें तो अभी ऐसा नहीं संशोधन के बाद फिर आपको कोर्ट नहीं है, आप कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कोर्ट में जा सकते हैं, अपने लिए न्याय की मांग कर सकते हैं। तो ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है जो कि खत्म हो जा रही है। एक बात मैं जरूर यहाँ बताना चाहूंगा कि चाहे वो केजरीवाल के बाद या सेंथिल के बाद जो ये मामला उठा है या जो सोरेन के बाद, तो ये मामला इसलिए उठ गया क्योंकि निश्चित रूप से जेल में रह करके कोई व्यक्ति सरकार चला रहा है, ये नैतिकता के आधार पर ठीक नहीं है। दूसरी बात, देश में पारदर्शिता के लिए ये कानून मैं अच्छा मानता हूँ। अगर ये तो मैं ये भी कहूंगा कि कांग्रेस गवर्नमेंट जब थी तो कांग्रेस को ऐसा बिल लाना चाहिए था, कांग्रेस को खुद लाना चाहिए था। और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये बीजेपी गवर्नमेंट ला रही है तो इसका बिल्कुल अभिनंदन करना चाहिए, क्योंकि हमारे पूरे देश की लड़ाई 140 करोड़ लोगों की लड़ाई जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, वो किसी भी अपराध के खिलाफ है। देश में आप देखिए कि 40 से 45% लोग जो है अपराधी हैं। तो देश की स्थिति हो क्या रही है? ऐसे कानून आएंगे नहीं तो देश की स्थिति सुधरेगी कैसी? और क्या हम ये चाहते हैं कि नहीं ये सारी व्यवस्था जो है वो जेल में रह करके लोग चलाते रहें? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा दृष्टि में ये है। तो चाहे बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, दोनों को बहुत ही सूझबूझ के साथ देश के हित में जो है उस पर जरूर एक मत कायम करना चाहिए। आकाश जी, एक मत हो पा रहे हैं भाई। कन्हैया जी ने सुझाव भी दिया और उन्होंने यहां तक कह दिया कि इसकी उम्मीद तो हमें कांग्रेस से थी, चलिए देर से ही आए, लेकिन बीजेपी इसको या बीजेपी एनडीए की सरकार इसको लेकर आई और अब मामला जेपीसी के पास है, जिसमें विपक्ष के पास भी पूरा मौका है। आप इस संशोधन में अपने सुझाव रख सकते हैं, आपकी जो आशंकाएं हैं उस आशंकाओं को आप वहां पर रखकर उसका निराकरण करा सकते हैं। आपत्ति जायज हो सकती है, लेकिन हर एक चीज पर आपत्ति करना, उस पर उनको भी आपत्ति है। वो कह रहे हैं कि आपसे उम्मीद थी, ला एनडीए की सरकार रही। मुझे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जेपीसी में जो मामला है वो अभी द्वार खुला हुआ है, उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि आप बहुत ही मतलब बेसब्री में कोई भी इस तरीके का एलिगेशन लगाएं। यही मेरा सवाल था कन्हैया भाई, मेरा यही सवाल था, इसका जवाब मैं लेता हूं आकाश जी से। बताएं अतुल जी। मेरे मित्र कन्हैया जी ने बहुत अच्छी बात रखी, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। सवाल ये होता है कि इसके पहले कानून कांग्रेस ने पीएमएलए जैसा हार्डकोर कानून लाया, जिसका खामियाजा कांग्रेस के लोगों ने भुगता। आज जिस पे ईडी ने और सीबीआई ने आरोप लगाए पीएमएलए के तहत, वो कौन कौन थे? वो थे हेमंत विश्व शर्मा, वो थे अशोक चौहान, वो थे महाराष्ट्र के अजित पवार, वो थे एकनाथ शिंदे। क्या भाई इनके ऊपर वो कानून के तहत आपने क्लीन चिट क्यों दी? ये कहीं ना कहीं कथनी और करनी में भाजपा की और मोदी शाह की सरकार में ये फर्क रहा है और हिंदुस्तान की जनता ने देखा है। तो इसके ऊपर देखो कन्हैया जी, मैं आपके बीच में टोक नहीं रहा था, लेट मी फिनिश। तो ये कहीं ना कहीं आज क्यों लाया जा रहा है इसको समझना जरूरी है। आज जिस तरीके से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी ने जो वोट की चोरी पकड़ी है, ये बीजेपी की सरकार वोट की चोरी से बनी हुई थी और ये फिर से डरा के जो अभी अलग अलग राज्यों में सरकारें बनेगी, बिहार चुनाव भाई वोट की चोरी है, अमेठी में नहीं कर पाए क्या? अरे भाई अमेठी में नहीं कर पाए वोट की चोरी करके ही जीते हैं, ये साबित हो गया। वायनाड में नहीं हो पाया वोट की चोरी, आपने पंजाब में कैसे किया था? पूरे देश में 303 से 240 पहुंच गए, तो क्या वोट की चोरी नहीं कर पाए क्या? आपकी जो मंशा है वो मंशा उजागर यही है कि आप जो समझाने की कोशिश करते हो। मेरे को अतुल जी लेट मी फिनिश। अतुल जी इनको चुप कराइए, मैं पूरी अब सर उनके बीच में आप बोल रहे थे तो मैं आपको भी चुप करा रहा था, आप भी चुप नहीं हो रहे थे। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, कोशिश करता हूँ। मनीष भाई शांत हो जाइए। हाँ बोलिए आकाश जी। अतुल जी जेपीसी में, अरे भाई सुन के लीजिए ना पूरी बात, बाद में बोलिए आपको अगर ये मिलता है तो। जेपीसी में आज क्यों गया है?
क्योंकि हमने तो पूरी ताकत से हमने विरोध किया, विरोधी पार्टियों ने विरोध किया, कांग्रेस ने विरोध किया, इसलिए जेपीसी में जाना पड़ा। हमारा कहना ही ठीक है आकाश भाई, विरोध करने का भी क्रेडिट आप लेंगे, जेपीसी में जाने का भी क्रेडिट आप लेंगे, तो उसका क्रेडिट बीजेपी को भी मैं दे सकता हूं ना। जितना भरपूर आपने विरोध किया उतना ही भरपूर उन्होंने आप पर पलटवार किया है। रविशंकर प्रसाद क्या कह रहे हैं, क्योंकि जब आपने इस बिल का विरोध किया, जब वहां पर विपक्ष ने कॉपी फाड़ी, उसका जवाब अमित शाह ने दिया, जब उन पर व्यक्तिगत आरोप लगे, और उसके बाद बीजेपी पूरी तरह से आप पर हमलावर है। मैं आपके उस सवाल का भी जवाब लूंगा मनीष पांडे से कि जो आपने अभी कहा कि चूंकि इस पूरे प्रकरण में 3-4 नाम है बीजेपी से जुड़े हुए लोगों की, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया, तो इसीलिए तो बिल आएगा ना। और जब बिल आ जाएगा, जेपीसी के जरिए आएगा, तो चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, किसी भी दल का हो, सब उसके दायरे में आएंगे। फिर चिंता किस बात की है? और जेपीसी में आपके पास भी मौका होगा सुझाव का। लेकिन बीजेपी हमलावर कितनी है, एक बार सुनते हैं। आज ये बहुत ही पीड़ादायक है, बहुत दुख देने वाला है। वरिष्ठ सांसद लोग इस तरह का व्यवहार करेंगे, फिजिकल अटैक की कोशिश करेंगे, कागज में लपेटकर ढेला फेंकेंगे। ये मतलब क्या है इसका? क्या परेशानी है आपको इस बिल से? इसीलिए कि ये बिल केजरीवाल ऐसे लोग जो जेल जाते हैं, इस्तीफा नहीं देते, उसके लिए उपाय कर रहा है। और इस बिल में यह भी प्रावधान है कि जैसे ही आपको बेल मिल गया, आप वापिस आकर के फिर बैठ जाएंगे। लेकिन कुछ लोग जो नैतिकता की दुहाई देकर के भी जेल जाकर भी शासन चलाते हैं, उससे भारत की राजनीतिक शुचिता कमजोर होती है, शर्मिंदा होती है। उसी को एड्रेस करने का बिल तो है, और उस पर इतना हंगामा। बिल में क्या लिखा हुआ है वो तो समझे। ये रातों रात क्यों लाए बिल? पहले तो नहीं था, क्योंकि कांग्रेस वहां जमीन पे उतरी हुई है, तो ये दिखा हुआ जैसा वुमेन्स बिल को लाए थे ना, वैसा ही ये भी करेंगे। ये सब ड्रामे हैं। और क्या लिखे हैं उसमें, उसके हिसाब से तो आधा पार्लियामेंट ये लोग सब अंदर रहना चाहिए। मैम वो पेपर भी फेंका, हंगामा भी हुआ है काफी ज्यादा इस बिल को लेकर। होगा, लोकतंत्र में ये हक बनता है लोगों का, होगा, बोलेंगे। विरोध करने का लोकतंत्र में हक बनता है कि क्या वाकई आप पत्थर भी फेंक सकते हैं? क्योंकि जो रविशंकर प्रसाद ने कहा वो गंभीर आरोप है। और रेणुका को आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम पढ़े, तो एक तरफ विरोध भी कर दिया और दूसरी तरफ कह रहे हैं हमने पढ़ा ही नहीं है, तो फिर विरोध किस बात का? एक छोटा सा ब्रेक, जल्द आते हैं।